फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की इस वीडियो को मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो नया एडुटेरिया का बिहार स्पेशल का बुक है यह खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए और बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो है आपके कवर होते चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना। एक राज्य मानव अधिकार आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था यह किया गया था 3 जनवरी सन 2000 को, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को की गई थी। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना ये किया गया था कब? 3 जनवरी सन 2000 को, लेकिन इसका औपचारिक गठन जो है ये 25 जून 2008 को किया गया था। तो अगर पूछेगा कि इसका औपचारिक गठन कब किया गया था तो 25 जून 2008, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। टोटल 9 प्रमंडल हैं बिहार में फ्रेंड्स, कई बार मैंने आपको बताया भी है। देखिए, नवादा, अरवल और जहानाबाद जो आते हैं ये आते हैं मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में टोटल जिला कितना है तो टोटल इसमें 5 जिले हैं। 3 जिले यहाँ पर हो गए नवादा, अरवल, जहानाबाद, ठीक है, और 2 जिला हो गया आपका गया और औरंगाबाद। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा सबसे छोटा अगर बात करें कि छोटा प्रमंडल कौन सा है तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। भागलपुर में 2 जिले हैं, कौन से? एक तो भागलपुर हो गया और दूसरा बांका हो गया। प्रश्न ये भी बनता है, ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। कई बार इसी सीरीज के दौरान मैंने आपको बताया है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है यह होता है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 177 भी मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 177 के अनुसार जो है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का उसको अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। क्लियर। चलिए, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो वैसे बिहार से कितने राज्यपाल हुए हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब तक 2 हुए हैं। कौन से? तो जाकिर हुसैन साहब और रामनाथ कोविंद जी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट को भी कवर कर रहे हैं, एडुटेरिया के भी प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, और जो नया घटना चक्र आया हुआ बीपीएससी 2023 वाला उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सबका। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। विधानसभा के सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 25 वर्ष है और विधान परिषद का 30 वर्ष है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए, राज्यपाल को जो है जो शक्ति प्राप्त है ये वित्तीय शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है और न्याय संबंधी शक्ति भी प्राप्त है। देखिए, वित्तीय शक्ति की बात करें तो राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधायी शक्ति की बात करें तो कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पास हो जाने के बाद तब तक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है जब तक कि राज्यपाल इस पर अपना स्वीकृति प्रदान न करे। न्याय संबंधी अगर हम बात करें अधिकार की राज्यपाल की, तो न्याय संबंधी अधिकार जो है राज्यपाल को कोई भी अगर दंड है उसको क्षमा करने, लघुकरण और निलंबन की शक्ति प्राप्त है। इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे तो अब्दुल गफूर थे, और अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री या प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है यह राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है।
राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो यह आर्टिकल 202 है, आर्टिकल 202 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। अच्छा, बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452 है। और यह देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.60% है। इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर आंसर इसका आप जानते हैं तो तब तक कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पश्चिम बंगाल और नेपाल। एक हो गया आपका झारखंड, यहाँ मैं JH लिख देता हूँ और लिख देता हूँ आपका उत्तर प्रदेश, क्लियर। उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल को मैं वेस्ट बंगाल इस तरह से शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, और एक हो गया झारखंड। अब ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न पढ़िए ये वाला कि दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये पश्चिम चंपारण है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज है। किशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नीचे गंज लिख देता हूँ, किशनगंज है। झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो यह रोहतास है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो ये कटिहार है। ये इतना आप ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ पश्चिम चंपारण सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ दोनों के साथ किशनगंज सीमा साझा करता है। झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ रोहतास सीमा साझा करता है। और वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ कटिहार सीमा साझा करता है। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो सर्वाधिक तापमान जो रहता है यह किस जिले का रहता है? तो फ्रेंड्स यह गया का रहता है। गया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी, देखिए बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी जो है यह मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए कैमूर दिया गया है। मुख्य रूप से रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और बांका जिलों में पाई जाती है। कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने अच्छे तरीके से मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझाऊं। चलिए वीडियो पसंद आएगी तभी लाइक करिएगा। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा, पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी ये कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन जो है यह फतुहा में गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है दक्षिण बिहार में किस नदी को? तो फ्रेंड्स यह सोन नदी को दक्षिण बिहार में हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तुतला भवानी जलप्रपात जो है यह रोहतास जिला में है, ठीक है। रोहतास जिला में सासाराम में है। जिला पूछेगा तो रोहतास याद रखेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? अच्छा, शाही लीची को GI टैग भी प्रदान किया गया है, शाही लीची को। और अभी एक मरचा धान है, मरचा धान, मरचा धान को भी GI टैग दिया गया है। मरचा धान मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में होता है। और लीची के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। मिथिला मखाना को भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? अभी चौथा कृषि रोड मैप भी लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से। क्लियर, डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोड मैप को लागू कर दिया गया है। प्रश्न में पहला पूछा गया है, पहला 2008 में जो है शुरुआत की गई थी इसकी। उसके बाद देखिए जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? तो देखिए गंगा नदी के किनारे अवस्थित 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की जो है जैविक कृषि के लिए जिसका चयन किया गया था। 13 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए 22 नंबर है कि सेवकराम हुलास लाल का संबंध बिहार की किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो देखिए सेवकराम हुलास लाल, उसके बाद शिवदयाल लाल, जयराम दास और ईश्वरी प्रसाद का संबंध प्रसिद्ध पटना कलम शैली से है। ये पटना कलम शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो पटना कलम शैली हो जाएगा। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना
2002 में हुआ था और ये दरभंगा में है। दरभंगा राइट आंसर हो जाएगा। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? बिहार की कुल साक्षरता दर जो है यह कितना है? तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.50% है। इसे भी फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास है, पुरुष साक्षरता के भी मामले में और महिला साक्षरता के भी मामले में। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अच्छा, पुरुष साक्षरता दर सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। और महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम कहाँ में है? तो ये सहरसा में है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति पूछा गया है तो फ्रेंड्स ये गया में है। कहाँ पर है? गया में है। क्लियर। और सबसे कम अगर पूछेगा अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला तो यह जिला शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला तो ये पश्चिम चंपारण है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, शेर शाह का जो मकबरा है यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है शेर शाह का मकबरा, जो कि कहाँ पर है? तो ये सासाराम में है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो अली वाल खान। कौन थे? तो अली वाल खान थे, ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है 1666 में हुआ था पटना में, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री 1632 में पटना कॉलेज में स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली खान ने किया था। पीर अली खान ने किया था। पटना का कमिश्नर उस समय कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। विलियम टेलर, ये भी ध्यान रखेंगे। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे ये मौलवी विलायत अली थे। मौलवी विलायत अली, लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात इनायत अली ने नेतृत्व किया था। तो मौलवी विलायत अली भी थे और बाद में इनायत अली भी हुए। तो मेरे हिसाब से एक से अधिक राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण थे। अगला प्रश्न कि सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का। सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था 1913 में। 1913 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है ये पटना में हुआ था। पटना में हुआ था 1908 में। अगला प्रश्न करेंगे 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बिहार में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने। उसके बाद देखिए, बिहार की किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह कहा था? तो मुजफ्फरपुर में कहा था। मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर के विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन का जमकर के विरोध किया था किसने? तो राइट आंसर हसन इमाम हो जाएगा। हसन इमाम भी किए थे और सच्चिदानंद सिन्हा भी किए थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? अच्छा, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था और 1928 में सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। यह अध्यक्षता सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुई थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, 10 अगस्त 1929 को 10 अगस्त 1929 को साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 10 अगस्त 1929 को साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है यह तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? 1942 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो ये भगवती देवी थी। भगवती देवी ने इसका नेतृत्व किया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1930 में स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा उस समय।
बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने गांधी जी को अवगत कराया था? बिहार में नील बगानों द्वारा हुए किसानों के शोषण की तरफ महात्मा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था राजकुमार शुक्ल ने। ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को चंपारण आने का उन्होंने न्योता दिया था, निवेदन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न कई बार मैंने आपको कराया। कर्नाट वंश का संस्थापक नानेदेव थे और आखिरी शासक हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव थे अंतिम शासक। राजधानी सिमरावगढ़ थी और सिमरावगढ़ थी, ध्यान रखेंगे। कर्नाट वंश का जो शासनकाल था उसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद में टोटल 3 महाजनपद बिहार में थे। एक मगध था, दूसरा वज्जी था और तीसरा अंग महाजनपद था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। मगध महाजनपद पटना और गया का क्षेत्र था। अंग महाजनपद की बात करें हम तो अंग में भागलपुर और मुंगेर आता था और वज्जी में वैशाली और मुजफ्फरपुर का आसपास का क्षेत्र था। क्लियर? तो पटना गया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो देखिए वज्जी जो महाजनपद था, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और वज्जी महाजनपद में जो एक गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य, जहाँ पर विश्व का पहला ज्ञात गणतंत्र स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये पहले ही सेट में क्वेश्चन यह है, तो यह मुंगेर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो देखिए कहीं पर 493 है, कहीं पर 492 है और कहीं कहीं 491 भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से 492 इसका उचित आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग आंसर एक बार कमेंट करेंगे, इसका कंफर्म आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो मगध को राजधानी उदयन ने बनाया था। उदयन ने बनाया था मगध को राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। चलिए निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए बुद्धचरित, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद की रचना जो है, तीनों की रचना अश्वघोष ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से